रेडी? आप लोग के 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज चलेगा आपका चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सबसे पहली चीज, व्हाट डू यू मीन बाय मैटर, यानी कि क्या है मैटर, या हिंदी में उसे कहते हैं द्रव्य। ठीक है जी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की तब है, पहले तो सबसे पहली चीज कि व्हाट डू यू मीन बाय मैटर। कौन बताना चाहेगा? ये शायद मैंने तुम्हें जब पहली क्लास आपकी हुई होगी, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स कराया होगा, उस समय भी मैंने शायद मैटर के बारे में आपको बताया है। वेरी गुड वन। और कोई बताओ, तुम ही बताओ। Any substance which has mass occupies space and can be sensed by our senses is called matter. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल सही बोला इन्होंने, है ना? क्या बोला इन्होंने? विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड विच कैन बी सेंसेस। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो कि स्पेस को घेरती है और जिसका कि हम लोग अनुभव कर सकते हैं अपने सेंसेस के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, दैट इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, जैसे कि हवा दिख रही है आपको, हवा को भले हम देख नहीं सकते लेकिन वो स्थान भी घेर रही है और कहीं नहीं महसूस भी हम कर सकते हैं, ठंडी हवा है कि गर्म हवा है, फील कर सकते हैं हम लोग इसे। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ मैटर। फर्दर में आगे बढ़ूं तो मैटर 3 टाइप के होते हैं आपके। एक होता है सॉलिड, जैसे कि ये सॉलिड है आपका, ये सॉलिड है। सॉलिड का मतलब जिनकी जो पोजीशन होती है, पार्टिकल्स की पोजीशन, वो क्या होती है, एकदम से चेंज नहीं होती, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में जो इनके मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस क्या होती है आपकी, सेम रहती है, बनी हुई रहती है आपकी। उसके बाद आता है लिक्विड। लिक्विड का मतलब जैसे कि पानी है आपका, यानी कि जिनके कोई भी फिक्स साइज और शेप नहीं होता, जिस उसमें डालेंगे उस शेप को क्या करते हैं, वो ग्रहण कर लेते हैं आपका। जैसे पानी हो गया आपका, एनी ग्लिसरीन हो गया आपका, या वट एवर द लिक्विड इज, जहाँ डालोगे वही शेप वो ले लेगा। तीसरा आता है आपका फिर गैस। गैस का मतलब होता है कि क्या होती हैं, जो कि फ्लो भी करती हैं साथ में। अगर मैं गैस को यहाँ पे रख दूंगा तो गैस क्या है, उड़ जाएगी आपकी, यानी कि पार्टिकल्स के बीच एनर्जी ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, और वह उड़ जाती है आपकी। वो किसी भी जगह पे नहीं रहेगी, कहीं रखोगे तो भी वो वहाँ से बाहर निकल के उड़ जाएगी। जैसे कि आपका फ्रेग्रेंस हुई, खुशबू हुई, अगरबत्ती का धुआं हुआ, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ गैस। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। ये क्लियर? इस चैप्टर में जो आप पढ़ोगे, या मैं थोड़ा सा और इसमें वो कर दूं आपका, एक तो हो गया आपका सॉलिड पहला, ठोस। बाकी के दोनों को फ्लूइड भी कह सकते हैं हम लोग, बाकी के दोनों फ्लूइड में आते हैं। फ्लूइड का मतलब विच कैन फ्लो, जो फ्लो करते हैं। तो लिक्विड भी फ्लो करता है और गैस भी क्या करती है, फ्लो करती है, बहते हैं दोनों के दोनों। तो गैस एंड द लिक्विड इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड। तो इस चैप्टर में, बड़ा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 बड़ा था एक, और चैप्टर नंबर अगला 5 जो ये बड़ा चैप्टर है आपका। इसमें आप लोग पहले पढ़ोगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जो अभी पढ़ाने वाला हूं मैं। उसके बाद आएगा लिक्विड और गैसेस। तो इसके 4 पार्ट हैं वैसे मेनली, अगर मान लिया जाए। पहले पार्ट में सॉलिड आएगा आपका, और अगले 3 पार्ट्स में आएगा गैस और लिक्विड। तो करें, तो आज हम लोग जो पहला पढ़ेंगे दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, इसका ही हिस्से में आपका। ठीक, आगे बढ़ो। अब सॉलिड को अगर मेनली हम डिवाइड करना चाहें अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस या अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक, तो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं इलास्टिक और एक होते हैं प्लास्टिक। इलास्टिक का मतलब, चलो इलास्टिक से आने से पहले 2 चीजें सीख लो। देखिए, 2 टाइप के फोर्स होते हैं आपका। पहला फोर्स, देखो अगर मैं इस बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं, चलिए तो यार सॉलिड हो गया। अगर मेरे पास एक पिचकाने वाली बॉल है आपकी, रबड़ की बॉल है, और मैं उसे पिचका के उसकी शेप में क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। ठीक है जी। तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। कोई भी ऐसा फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज और शेप में चेंज कर दे, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। चेंज कर दिया, चेंज करने का प्रयास करे, डिफॉर्मिंग फोर्स। अब देखिए, पिचकाने के बाद अगर बॉल अपनी जगह वापस आ रही है, मैंने फोर्स को हटाया और बॉल क्या है, वापस अपनी जगह पे आ गई। या रबड़ बैंड, मानी पर रबड़ बैंड है, मैं रबड़ को खींचा, जैसे फोर्स को हटाया वो वापस आ गया। तो जिस फोर्स से वापस आया, दिस इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। समझो, डिफॉर्मिंग फोर्स जो साइज और शेप को चेंज कर देगा। अगर साइज और शेप को चेंज होने के बाद फोर्स हटाने पर बॉडी वापस अपनी शेप ले रही है, तो जो फोर्स लेके आ रहा है दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। क्लियर? डिफॉर्मिंग जो चेंज करेगा, रीस्टोरिंग जो वापस लेके आएगा। 2 चीज क्लियर? अब समझो, जो भी आपके ऑब्जेक्ट या वस्तुएं एक्सटर्नल फोर्स को या डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने पर वापस पुरानी शेप में आ जाती हैं, विच कैन रीगेन इट्स साइज एंड शेप, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडीज। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है,
जैसे कि रबर बैंड हो गया, स्प्रिंग हो गया आपका, कोई भी स्पंज की बॉल हो गई आपकी, ये सब क्या होते हैं, पिचकाने के बाद अपनी शेप को वापस ले लेते हैं। इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक बॉडीज। क्लियर। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको कि जैसे कि मिट्टी हो गई आपकी, अगर मैंने मिट्टी लिए, क्ले लिया है, उसको पिचका दिया है, तो क्या हो जाएगा, वो डिफॉर्म होने के बाद दोबारा अपनी शेप वापस नहीं ले पाएगा आपका। तो ऐसी बॉडीज को बोलते हैं प्लास्टिक बॉडीज। ठीक है, यानी कि डिफॉर्म होने के बाद जो वापस अपने साइज और शेप में नहीं आ पाती, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज प्लास्टिसिटी। समझे? इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, और डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रीस्टोरिंग फोर्स। यानी कि इलास्टिक बॉडीज में रीस्टोरिंग फोर्स होता है जो उसे वापस उसी शेप में ले आता है। क्लियर? ठीक है। इसका एग्जांपल प्लास्टिक बॉडी के जैसे कि वैक्स हो गया, मोम हो गया, मोम को पिचकाओगे तो नई शेप ले लेगा। जो वैक्स होती है, बच्चे नहीं खेलते क्ले से, नई नई शेप बनाते रहते हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक बॉडीज। आगे बढ़ूं, अब समझिए। अब इस आधार पे आती है दो चीजें और। एक पहली चीज आ गई स्ट्रेस, हिंदी में कहते हैं बेटा से प्रतिबल। ठीक, इस टॉपिक में हम लोग यानी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में बता दिया, दो टाइप के मैटर हैं, इलास्टिक और प्लास्टिक। हम लोग इलास्टिसिटी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, तो स्ट्रेस इसमें लिखना चाहो लिख सकते हो आप लोग, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि स्ट्रेस इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। ये तो लिखा है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले रीस्टोरिंग फोर्स को स्ट्रेस या प्रतिबल कहा जाता है। यानी कि अगर मैं एस से दिखाऊंगा तो एस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। लिख लीजिए, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। टॉपिक आसान है, समझना है बस टॉपिक चीजों को। क्लियर? अब ये दो टाइप की होती हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। और देख लीजिए, पहला नॉर्मल स्ट्रेस, और दूसरा होता है टेंजेंशियल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस फर्दर। ये समझ गए? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, तुमने प्लास्टिक की उसको खींचाएगा रबर बैंड को, तो जो वापस लाएगा पर यूनिट एरिया में, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है कि जो आपकी इलास्टिक बॉडी उनमें स्ट्रेस पाई जाती है, तभी तो वापस आ रही है आपकी। नॉर्मल और वो, नॉर्मल का मतलब व्हेन दिस रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या लगेगा, जो फोर्स है वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर। व्हेन फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस। नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री पे, यानी कि लेट मान के चलिए कि ये कोई शेप है, ठीक है, आपने यहां पर फोर्स लगाया और इसे क्या कर दिया, थोड़ा सा आपने लंबा कर दिया इसे, है ना, लंबा हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया आपका। तो ये सरफेस हो गई और ये फोर्स कितने डिग्री पे लगा है, 90 डिग्री पे लगा है, नॉर्मल लगा है, तो इसे बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, दूसरा टेंजेंशियल स्ट्रेस, सिंपल, व्हेन रिस्टोरिंग फोर्स इज एक्ट क्या आएगा, पैरेलल टू एरिया, यानी उसके क्या समांतर में लगा है, सेम एंगल पे लगा है। इसे पैरेलल का साइन ही होता है ना, पैरेलल फोर्स, पैरेलल लगा है। जैसे कि अभी एग्जांपल देते हैं, ये है कोई सरफेस, यहां पे लग रहा है फोर्स, देखो यहां पे ये एरिया है और इस पे कैसे लगा है, पैरेलल लगा है, ऐसे करके लगा रहा हूं फोर्स। तुमने देखा होगा, मैं एग्जांपल देके दिखाता हूं इसका। लेट ये कोई बुक है, ऐसे कोई मोटी बुक रखी है मैंने, कोई मोटी बुक ऐसे करके, अब मैं यहां से फोर्स लगाऊंगा तो बुक कुछ ऐसी आती है, टेढ़ी आती है ऐसे करके बुक, देखा है, कोई बहुत मोटी बुक है, मैं ऊपर से अगर यूं करे फोर्स लगा दूं उसके, तो बुक क्या होगी, हल्की सी टेढ़ी सी हो जाएगी, नीचे का सा तो वैसे ही रहेगा, ऊपर का तो सरक जाएगा। तो ऐसे में जो फोर्स यहाँ पे लगा, जो इसके क्या था आपका, पैरेलल था, समांतर में था, दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस।
समझ रहे हो? कहीं मोटी बुक देखना, जो मोटे मोटे ग्रंथ होते हैं, यूं करके ऊपर से लगाओ फोर्स, और वो क्या होता है, हल्का सा डी शेप हो जाता है आपका। क्लियर? 2 चीज़ समझ गए? समझते रहना बस इन चीज़ों को, आगे जब पढ़ोगे तो ये सब यूज़ होने वाला है। 2 टाइप के स्ट्रेस, आगे बढ़ो। स्ट्रेन हिंदी में कहते हैं विकृति, और ये नाम से पता चल रहा है। विकृति का मतलब साइज और शेप में चेंज है कि नहीं है? विकृति आने का मतलब ये है कि जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे किसी चीज में तो उसके साइज और शेप में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एंड दिस चेंज इज नोन एज स्ट्रेन। मैथमेटिकली पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं फिर बताऊंगा। तो इसका फॉर्मूला जो है, स्ट्रेन बराबर चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। पहले लिखो फिर समझाता हूं। एक इसके माध्यम से समझाता हूं मैं आपको, है ना। चलिए समझिए, ठीक है। स्ट्रेन का चेंज इन डायमेंशन ऑफ ओरिजिनल डायमेंशन, अगर परिभाषा बनाना चाहूंगा तो कैसे बनेगी इसकी डेफिनेशन? स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। यानी कि अगर किसी भी वस्तु में फोर्स लगाकर उसमें साइज और शेप में चेंज कर दिया तो शेप में चेंज बटे प्रारंभिक जो आपका शेप है, उन दोनों के अनुपात को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेन। ठीक, साइज में चेंज, चेंज इन डायमेंशन जो व्हाटएवर द डायमेंशन चेंजेज अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, जो पहले की डायमेंशन थी आपकी। अब ये 3 टाइप की है, मैं तब समझाऊंगा इसे। अभी जब इसके एग्जांपल समझोगे ना सब कुछ समझ जाओगे इसमें, पहले सिर्फ इतना समझो। ये क्लियर? ये होती है 3 टाइप की आपकी, समझो तीनों को। पहली लिखो इसमें लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक। अब समझो लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब ये होता है, सीधे इक्वल टू, इसे लिख दो डेल्टा एल अपॉन एल, तब समझाता हूं। लिखो यहां से लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक, डेल्टा एल अपॉन एल, चाहो तो फिगर ही बना लो वाला, डेल्टा की जरूरत भी नहीं लिखने की, सिर्फ एल लिखो, एल लिखा रखा ना, एल अपॉन कैपिटल एल। ठीक, इसका मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब समझो इसका मतलब क्या है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ में कोई चेंज होता है, सिर्फ लंबाई में चेंज होता है, तो ऐसे में लंबाई में परिवर्तन बटे ओरिजिनल लंबाई के अनुपात को बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। जैसे कि एग्जांपल देखिए यहाँ पे, माने कोई आपका ऑब्जेक्ट था, कोई भी फिता है आपका, है ना, उसकी लेंथ है लेट एल, मैंने उसमें एक फोर्स लगाया और फोर्स जब खींचा नीचे तो उसकी लंबाई जो है एल क्या हो गई, बढ़ गई, स्मॉल एल क्या हो गई, बढ़ गई। प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल और जो बढ़ी हुई लंबाई है वो कितनी है, स्मॉल एल। तो ऐसे में स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल या एल अपॉन एल, अगर मैं स्मॉल एल से दिखा रहा हूँ। समझो, इस जगह मैं चाहूँ तो स्प्रिंग भी ले सकता हूँ। अगर इस जगह ऐसा होता है, स्प्रिंग होती कोई, स्प्रिंग है, स्प्रिंग लगाई, देखो ध्यान देना, और यहाँ पे तुमने मास लगा दिया mg, कोई लोड कुछ बांध दिया स्प्रिंग में, एक स्प्रिंग ली, उसकी लेंथ नापी, एक बड़ा सा कुछ बॉब लगाया उसमें लोहे का, और उससे खिंच गई स्प्रिंग। समझ में आ रहा है ना? तो जितनी भी खिंची स्प्रिंग, बढ़ी हुई लंबाई बटे ओरिजिनल लंबाई, रेशियो ऑफ दिस टू इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। पहला क्लियर? दूसरा देखो वॉल्यूमेट्रिक, ये भी मैं सकता हूँ। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का मतलब क्या है? वॉल्यूमेट्रिक दूसरा बेटा, है ना, पहले वाले में आ रहा हूँ मैं अभी। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का मतलब ये भी है कि व्हेन चेंज इन लेंथ इज इन वन डायमेंशन, या व्हेन चेंज इन क्या है, वन डायमेंशन। सिर्फ लंबाई लंबाई है, चौड़ाई ऊंचाई नहीं है इसमें, तो वन डायमेंशनल में हो रहा है काम, है कि नहीं है? सिर्फ लंबाई है, वन डायमेंशन है आपका, है ना। आ जाओ वॉल्यूम में। अब इमेजिन करो पहले, फिर बताता हूँ। आपने कोई लिक्विड लिया, कोई लिक्विड है, इसमें एक बॉल को डाला, ठीक,
और बॉल लिक्विड में जाने के बाद सिकुड़ गई, यानी कि पहले माना ये इसका इतना एरिया घेर रही थी या वॉल्यूम इसका इतना था, और लिक्विड में जाने के बाद इसका क्या हो गया, सिकुड़ गई, थोड़ा सा कम हो गई। तो पहला वॉल्यूम लेट वी, और जो सिकुड़ा वॉल्यूम है जो कम हो गया, चेंज इन वॉल्यूम, लेट मान लो डेल्टा वी। तो ऐसे में दिस इज कॉल्ड डेल्टा वी अपॉन वी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन प्रीवियस वॉल्यूम। आयतन में चेंज, समझ में आ रहा है ना, पानी में डाल के सिकुड़ गई माना कोई चीज़, बस वही है। अगर फूल गई तो भी वही चीज़ होगी, अगर पानी सोख लेगी बड़ी हो जाएगी, तो पहले कितना था और बाद में कितना चेंज हुआ उसमें, दिस। दूसरा क्लियर? तीसरा समझने का, तीसरा इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट शुरू हो गया यहाँ से। अब इसका तीसरा वाला इसे ढंग से समझ लेना। तीसरा ये मिटा दो दोनों को पहले, क्योंकि तीसरा टफ है थोड़ा सा समझने का है। तीसरा वाला देखिए आपका, तीसरा है शियर स्ट्रेन, STRAIN, और इसे दिखाते हैं थीटा से। इसमें से लिख भी लो, इंपॉर्टेंट पूछता है। शियर स्ट्रेन लिखिए, व्हेन देयर इज चेंज इन डायमेंशन, व्हेन देयर इज चेंज इन डायमेंशन बट नो चेंज इन वॉल्यूम, व्हेन देयर इज चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब साइज एंड शेप, व्हेन देयर इज चेंज इन साइज एंड शेप बट नॉट चेंज इन वॉल्यूम। जब किसी भी वस्तु में साइज और शेप में तो चेंज हो जाता है, उसके बनावट में चेंज हो जाता है, लेकिन उसका आयतन वैसा ही रहता है, तो इस टाइप के चेंज को हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेन। लेट एज्यूम करो, फिर से उसी में आ रहा हूं मैं। माना कि ये कोई सिलेंडर था ऐसे करके, ये मान के चलिए, ठीक, इस पर यहाँ से कोई फोर्स लगाया और फोर्स लग के इसका ऊपर वाला ऐसा सरक गया और कुछ ऐसी शेप आ गई, कुछ ऐसी शेप। थोड़ा सा मेरा उतना अच्छा नहीं बना, आप ऐसा समझो। नीचे अभी भी वैसा ही है, इस फोर्स से क्या हो गया, थोड़ा सरक गया है आपका, अभी भी उसका उतना ही है आपका, मतलब कि वॉल्यूम क्या है उसका उतना ही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन साइज और शेप क्या हो गया इसका, डिफॉर्म हो चुका है, चेंज हो गया आपका। ऊपर से फोर्स लगाया, हल्का टेढ़ा हो गया आपका। दिस इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन। इसको नापते कैसे हैं देख लो। चेंज क्या हुआ इसका, अगर मैं इसे ऐसे बढ़ाऊं, पहले ये था ना ऐसे करके, तो ये देखिए, एक तो ये चेंज हुआ आपका, लेट दिस, इसकी लंबाई है लेट L, और चौड़ाई मान लीजिए इसकी यहाँ पे x से क्या हो गया, सरक गया। जिस एंगल से सरका लेट वो है थीटा। देखिए सरका क्या है, क्या चीज डिफॉर्म हुई है, ये एंगल से डिफॉर्म हुआ है, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग शियर स्ट्रेन। जिस कोण से वो डिफॉर्म हो गया, तो मैं आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाने जा रहा हूँ। मैंने एक थोड़ा सा ये शेप बनाई है ऐसे करके, तो थीटा इज इक्वल टू, या मैं लिख सकता हूँ इसे tan थीटा, शियर स्ट्रेन tan थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ से x अपॉन L, या थीटा इज इक्वल टू लिख लो x अपॉन L। लिखिए इंपॉर्टेंट, tan थीटा का सूत्र लगाया मैंने, ये ज्योमेट्री है, ये देखो, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये इसका क्या हो गया, बेस। एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर लंब होता है और नीचे आधार, तो लंब बटे आधार इज इक्वल टू tan थीटा। और छोटे एंगल के लिए tan थीटा को थीटा भी लिख सकते हैं हम लोग, चाहे तो tan को हटा भी सकते हैं। लिखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग से पूछता है आपसे, इसे ढंग से देखना। सिर्फ शियर स्ट्रेन, ठीक है। देयर इज चेंज इन डायमेंशन बट नो चेंज इन वॉल्यूम, समथिंग लाइक दिस। कर लोगे? तो अभी तक क्या देखा, अब आगे सीखो, उससे पहले तुम्हें ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपका। अभी तुमने क्या पढ़ा, स्ट्रेस स्ट्रेन, दो टाइप की स्ट्रेस, तीन टाइप की स्ट्रेन। अब आगे बढ़ो, अगर ये क्लियर है तो आगे सारा क्लियर है। आगे आओ, पहली पूछने वाली चीज़ ये है, और अब जो चीज़ें सारी आ रही है वो सब पूछेगा आपसे, पर ये बेस जरूरी था बनाना पहले आपका। अब देखो, बहुत आसान टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिखो हुक्स लॉ, हुक का नियम, और ये इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। लिखिए अंडर द प्रोपोर्शनल लिमिट, हुक का नियम में लिखिए अंडर द प्रोपोर्शनल लिमिट, अंडर द प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है,
बस ये क्या है आपका हुक का नियम। यानी हुक का नियम है स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। एंड जब मैं ये लिखूंगा बराबर लगाऊंगा इसे हटा के तो एक कांस्टेंट भी आएगा। लेट वो कांस्टेंट को मान लीजिए के से दिखा दें, इसे के से दिखा दीजिए, तो के इंटू स्ट्रेन और के इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इतना लिखो पहले, फिर समझाऊंगा आगे। इस लॉ में तो कोई दिक्कत नहीं, आसान है। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, कुछ बुक्स में ऐसा भी दिखेगा, ये भी देख लेना, हालांकि सही यही है आपका। एक स्प्रिंग ली, स्प्रिंग में वेट लगाया कुछ, और स्प्रिंग का क्या किया तुमने, लंबाई को बढ़ा दिया। स्प्रिंग में वेट लगाया, खींचा और लंबाई बढ़ा दी। तो ऐसे में ध्यान देना, जो एक्सटेंशन होगा, इसमें एक्सटेंशन जो होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू दिस वेट या लोड। तो कुछ बुक्स में तुम्हें ये भी दिखेगा एक्सटेंशन इज प्रोपोर्शनल टू लोड, जितना लोड उतना ही स्प्रिंग में एक्सटेंशन। इसे कुछ बुक्स में ऐसा भी दिखाई देगा। हालांकि तुम अगर वो लिखोगे तो उसके बाद तुम्हें ये भी लिखना है साथ में, वहीं पे मत छोड़ देना। कुछ बच्चे लिखते हैं स्ट्रेच वो एक्सटेंशन प्रोपोर्शनल लोड और खत्म हो गया, नंबर नहीं मिलेंगे पूरे, हो सकता है आधे नंबर दे दे उसमें तुम्हें वो। इससे ये नियम निकल के आता है आपका। तो ये है नियम, है ना, ध्यान रखना इसका। तो इसे दूसरे रूप में बोलेंगे तो ऐसा भी कह सकते हैं एक्सटेंशन इज प्रोपोर्शनल टू लोड या वेट, जितना भी वेट होगा उसका। क्लियर? इसी का सही रूप है ये वाला आपका। इसमें अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ूं। इस कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहां से शुरू होता है तुम्हारा खेल। दिस के इज कॉल्ड, दिस के इज ए कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट नियतांक है, और इस नियतांक को बोलते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता गुणांक। हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। इंपॉर्टेंट, ठीक। आगे बढ़े। अब देखिए, पहले इतना क्लियर है तो तब मैं आगे बढ़ता हूं। ये पूछता है सारा है, ये इंपॉर्टेंट है, आसान भी इंपॉर्टेंट भी है। अब समझो, आप लोगों ने भी पढ़ा स्ट्रेस आपकी 2 टाइप की है और स्ट्रेन आपकी 3 टाइप की है। तो यानी कि स्ट्रेस भी 2 है, वो भी 3 है। तो अलग अलग रेशियो करके आपके मॉडुलस भी जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं आपके? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस। अब समझना है तुम्हें यहां से, ठीक है? मॉडुलस क्लियर? मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, यानी कि प्रतिबल और विकृति के अनुपात को मॉडुलस कहा जाता है। क्योंकि प्रतिबल आपका 2 टाइप का होता है, विकृति 3 टाइप की होती है, इसलिए इनके आधार पर मॉडुलस भी आपका 3 टाइप का होता है। लिखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस एंड ऑल आर इंपॉर्टेंट। और सबसे पहला वाला तो ज्यादा इंपॉर्टेंट। 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस लिख दिया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस। पहला यंग मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, इसको दिखाते हैं कैपिटल वाई से। सबसे इंपॉर्टेंट यही है तीनों में से, और आसान है। सबसे पहले आता है यंग मॉडुलस, और लिखना चाहो तो लिख लो, यंग मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ, यंग मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लिख लीजिए, यंग मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है जी, देख लो। तो इन दोनों का रेशियो जो होता है दैट इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। ठीक, फिर से एक एग्जांपल में वही बता रहा हूं। एक स्प्रिंग लो, एक स्प्रिंग में वेट लगाओ, लेट mg वेट लगाओ, और mg वेट करके इसकी लेंथ क्या होगी? माना पहले लेंथ थी l, और बाद में जो बढ़ गई लेंथ वो हो गई लेट स्मॉल l। बड़ा l करते हैं इसे, ठीक है? तो करें स्टार्ट। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब स्ट्रेस जो होगी कैसे लगेगी? इस सरफेस के कैसा लगा है? परपेंडिकुलर में नॉर्मल स्ट्रेस। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मतलब कि चेंज किस में होगा? आपका लेंथ में चेंज होगा। तो दोनों का मान रखेंगे, तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा पहला F/A, और पूरे के अपॉन में, होल अपॉन में आ जाएगा दूसरा वाला स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, है ना? वहाँ से देखो मान, यही तो मान है।
थोड़ा सॉल्व करें इसे, ये ऊपर जाएगा उलट जाएगा, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू ये आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन कैपिटल। लिख लीजिए, दिस यंग मॉडुलस। बस टफ भी नहीं है और पूछता भी बहुत ज़्यादा है आपसे, बहुत पूछता है। लिख लीजिए, ठीक। अब थोड़ा सा मैं इसे वो कर रहा हूँ, इतना तो कर ही लोगे, कई बार थोड़ा सा और एग्लेवेट करता है। देखो यहाँ देखो, यहाँ पर फोर्स कितना है, जिस फोर्स से वो खींच रहा है mg, फोर्स इज इक्वल टू mg। और माना कि ये स्प्रिंग जो है इसकी मोटाई लेट, माना स्प्रिंग इतनी मोटाई स्प्रिंग है और इसकी जो मोटाई है स्प्रिंग की, लेट मैं इसकी रेडियस मान लूँ, इसकी रेडियस है r, क्योंकि गोली होती है स्प्रिंग। अगर मैं उससे देखूंगा ऐसे माइक्रोस्कोप से, तो माना कि ये स्प्रिंग जो है इसकी मोटाई तो d होगी, लेट इसकी डायो जो है रेडियस त्रिज्या वो है लेट स्मॉल r। तो सरफेस का एरिया जो होगा लेट a इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से पाई r स्क्वायर, है ना। तो पाई r स्क्वायर एरिया में जब नॉर्मल फोर्स लगा mg, तो उसने इसे क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। तो ऐसे में अगर इसमें मान रख दूंगा तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एफ की जगह आ जाएगा mg, और पहला वाला तो l ठीक है, दूसरे में आ जाएगा a की जगह पाई r स्क्वायर डॉट स्मॉल एल। ऐसा भी किसी किसी बुक में तुम्हें दिखाई देगा, समझो। फोर्स की जगह mg जो भार है उसका वेट, और अगर इसकी रेडियस तुम्हें r दे दे, ठीक है जी, तो एरिया जो निकालोगे इसकी मोटाई या एरिया जो है दैट इज a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। एक बार देखो ये कर पाओगे, चेक करो एक बार, ठीक। तो मॉडुलस अभी तुम्हें बताया था मैंने कि मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, ठीक है। तो उसमें आपका मॉडुलस 3 टाइप के थे। पहला टाइप था आपका यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, जो हम अभी पढ़ चुके हैं आपका। अब दूसरे टाइप का जो आता है आपका मॉडुलस, दैट इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस, और बल्क मॉडुलस इज अ रेशियो ऑफ, देख लीजिए अब, नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक। लिखिए, बल्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेस अभी भी नॉर्मल ही है, सरफेस के नॉर्मल, लेकिन अब जो आपका स्ट्रेन है वो क्या है, वॉल्यूमेट्रिक, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम, ठीक। अब वॉल्यूम चेंज में अभी पहले बताया था आपको, वैसे ही दोबारा से, माना कि आपने किसी बॉल को किसी लिक्विड में डाला और लिक्विड में डालने के बाद वो सिकुड़ गई। पहला जो वॉल्यूम था उसका लेट था कैपिटल V, और सिकुड़ने के बाद देख लो सिकुड़ गई, ये जो घटा हुआ वॉल्यूम है ना, ये है लेट डेल्टा V वॉल्यूम जो है उससे क्या हुआ, ये घट गया, उसका सिकुड़ गया। तो ऐसे में बल्क मॉडुलस जो होगा B, ध्यान देना, लिक्विड में डालने के बाद लिक्विड ने क्या लगाया इस पे चारों तरफ से, फोर्स। कैसा फोर्स, नॉर्मल फोर्स, सरफेस के नॉर्मल। तो B इज इक्वल टू, पहला तो वैसे ही है F अपॉन ए, फोर्स पर एरिया, और ये हो जाएगा डेल्टा V अपॉन V। लिखिए दोनों की डेफिनेशन, फोर्स पर एरिया अपॉन वॉल्यूम में चेंज बटे इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। अब समझना, लिक्विड पे डालने के बाद अगर उसमें जो फोर्स लग रहा है, ध्यान देना, द फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर का नाम हालांकि आगे पढ़ोगे आप प्रेशर ढंग से, तो फिलहाल समझने के लिए, पानी में जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, प्रेशर। कोई भी लिक्विड जो होता है हम पे प्रेशर आरोपित करता है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड बाय लिक्विड इज कॉल्ड प्रेशर। तो मैं लिखने जा रहा हूं, बिकॉज फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू P प्रेशर। लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पे मान अगर चेंज कर दूं तो ये आ जाएगा B इज इक्वल टू प्रेशर, ये ऊपर चला गया, वॉल्यूम अपॉन डेल्टा V, दिस कॉल्ड बल्क मॉडुलस। ये V ऊपर चला गया, ठीक है बेटा, और P अपॉन F अपॉन ए बराबर P, ठीक है। तो PV अपॉन डेल्टा V लिख लो, एक बार चेक करो, ठीक है। इसमें एक चीज़ और आती है, कभी कभी पूछ लेता है आपसे, पहले ये क्लियर कर लोगे, कंप्रेसिबिलिटी।
कंप्रेसिबिलिटी, लेट इसे किससे दिखा दूँ, सी से दिखा देता हूँ। कंप्रेसिबिलिटी जो होती है, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब मैंने उसको डाला तो क्या हो गया, सिकुड़ गई थी आपकी वो। तो कंप्रेसिबिलिटी जो होती है दैट इज इक्वल टू 1 बल्क मॉडुलस, ये भी ध्यान रखना बस। कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू 1 बल्क मॉडुलस, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो यानी कि अगर तुम्हें सी का मान पूछ ले तो यहाँ से निकाल लोगे ना, सी इज इक्वल टू इस मान को रख दो, तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, डेल्टा वी अपॉन पी वी लिख लीजिए, बस ध्यान रखना है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी को हिंदी में संपीड़ितता बोलते हैं, पिचक जाना, ठीक है। तो संपीड़ितता बराबर 1 बल्क मॉडुलस, ये ध्यान रखना है आपको। क्यों, क्योंकि एक्सर्ट जब फोर्स करेगा तो सिकुड़ेगी, या इसका उल्टा भी हो सकता है आपका, है ना। तो जो भी होगा वो, ये क्लियर। और आखिरी वाला जो है, यानी कि तीसरा वाला जो मॉडुलस है दैट इज, इसे हिंदी में कहते हैं दृढ़ता गुणांक, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मैं लिखने जा रहा हूं, लिखिए इसको दिखाते हैं बेटा, ईटा बोलते हैं इसे, एन को थोड़ा सा बड़ा कर देना, ईटा, ETA या ITA कुछ बुक्स में दिखेगा तुम्हें, है ना, ठीक है। फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूं, डेफिनेशन आप बना लोगे इसकी, ईटा या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू होता है आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन आपका शियर स्ट्रेन, लिख लीजिए, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। परिभाषा बना लोगे खुद से, डेफिनेशन बनाना तो इजी है, कैसे बनानी है, सिंपल सी बात है, मॉडुलस रिजिडिटी ईटा इज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन ना, इन दोनों के अनुपात को ये कहते हैं, कर लोगे ना, मान रखो, मान रखिए सीधे। तो ईटा इज इक्वल टू आ जाएगा, फिर से टेंजेंशियल वाला भी एफ अपॉन ए ही होगा, भले टेंजेंशियल है बट एफ अपॉन ए ही होगा। ध्यान देना, मैंने आपको बताया था उस समय, अगर ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हुआ था ना उसमें, ये वाला चेंज ऐसे करके किया था आपका, तो इस चेंज में कौन सी वाला वो लगेगा आपका, जो आपका फोर्स यूज किया जाएगा या स्ट्रेस यूज किया जाएगा वो टेंजेंशियल ही होता है आपका। इस स्ट्रेस को हम ऊपर से यूँ करके धकेलेंगे ऐसे करके, ये पैरेलल लगा है, इस एरिया और फोर्स के आपस में एक दूसरे के पैरेलल में है, तभी ये जो थीटा का जो आपका वो स्ट्रेन है ना। तो सारे मान रखेंगे एफ अपॉन ए अपॉन थीटा, मान रखने पर ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए थीटा, बस इतना ही हो गया बस। तो ये तीसरा मॉडुलस हो गया आपका। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मॉडुलस, है ना, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ, क्लियर। और इसमें आखिरी इसका है इम्पोर्टेंट, इसको भी ध्यान से देखना बेटा, ये आपका प्रैक्टिकल भी है, ये जो मैं ग्राफ करवाने वाला हूँ ये ग्राफ प्रैक्टिकल में पूछता है, और ये वाला ग्राफ आपसे बार बार पूछता है। तो इस ग्राफ में क्या याद करना है, खाली ये देख लो तुम, बस आसान है। अगला चलिए देखिए, थोड़ा सा मैं रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। जो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा, चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, चैप्टर इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसको मैंने आपको बताया था, फर्दर हम 4 भागों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला पार्ट है उसमें पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, और बाकी के 3 पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, जिसमें कि लिक्विड भी आता है और गैस भी आता है आपका। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था आपका, एक बार रिवाइज करा रहा हूँ मैं आपका। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के पहले सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था डिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, या इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल वो होते हैं जिन्हें कि अगर हम डी शेप कर दें एक बार, तो वो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर वापस अपनी शेप को रीगेन कर लेते हैं, ठीक है। इलास्टिक बॉडीज, रबर बैंड हो गया, स्प्रिंग हो गया, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ इलास्टिक बॉडीज। इसी में हम आगे बढ़ेंगे जब, तो 2 चीज़ें आती है, एक आता है स्ट्रेस, एक आता है स्ट्रेन। स्ट्रेस जो होता है दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। मैंने रबर बैंड को खींच दिया तो जो फोर्स वापस लेके आएगा उसे दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया, एफ अपॉन ए।
स्ट्रेन जो होता है इज इक्वल टू स्ट्रेस जब लगाया या ताकत लगाई तो क्या कर दिया, उसकी साइज और शेप में चेंज कर दिया। अगर मैं स्प्रिंग रबर में खींच रहा हूँ तो वो डी शेप हो जा रहा है आपका। तो ऐसे में स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। जो भी साइज में चेंज होगा वो चेंज अपॉन ओरिजिनल साइज, इसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। ये हमने पढ़ा था, आप ठीक से पढ़ लेना। 2 टाइप के स्ट्रेस होते हैं, 3 टाइप के स्ट्रेन होते हैं, ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद चला था टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हुक्स लॉ, जो कि आसान भी है। और अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। या थोड़ा सा और मैं सही बोलूँ उसे तो विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, या कुछ बुक्स में तुम्हें दिखेगा विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना स्ट्रेस होगा उतना ही स्ट्रेन भी होगा। क्लियर? ये था हुक्स लॉ। उसके बाद आप हुक्स लॉ को आओगे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के अनुपात को बोलते हैं मॉडुलस। और मॉडुलस आपके 3 टाइप के होते हैं, वो मैंने पढ़ा चुका हूँ। यंग मॉडुलस जो कि बराबर होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। दूसरा था बल्क मॉडुलस जो कि होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और तीसरा वाला जो है वो है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता गुणांक, ईटा से दिखाते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, है ना। ये आपने अपने आप से पढ़ना है क्योंकि मैं अभी रिवाइज करवा रहा हूँ, है ना। तो ये पढ़ लीजिएगा। इसमें यंग मॉडुलस सबसे इंपॉर्टेंट है। यंग मॉडुलस आपसे बार बार पूछा जाता है आपका। क्या हो गया? पॉज करो से। तो 3 टाइप के मॉडुलस है ना, जिसमें से कि इंपॉर्टेंट वाला मॉडुलस जो है वो पहला वाला पूछता जाता है, दैट इज यंग मॉडुलस। उसे आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। उसकी वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, बड़ा अपॉन, उसके बाद आता है आपका एल अपॉन कैपिटल एल या डेल्टा एल अपॉन एल। वो देख लीजिएगा आप सॉल्व करके, है ना। अब उसके आगे जो पूछता है आपसे दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। इसको ठीक से समझना, ये बहुत पूछता है आपसे। इस टॉपिक में जो अभी तक मैंने पढ़ा दिया इसमें जो पूछा जाएगा आपसे, एक तो शियर स्ट्रेन पूछता है जो ज़्यादा बनते हैं क्वेश्चन, हुक्स लॉ पूछेगा, यंग मॉडुलस बनता है बहुत ज़्यादा, और साथ में ये ग्राफ बनता है आपका। इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। तो ये ग्राफ को हम लोग देख लेते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। करें स्टार्ट? चलिए देखिए, ये बताता है आपको कि स्ट्रेस को वेरी करने पर स्ट्रेन में क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम एक को वेरी करेंगे दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ता है आपका, ठीक है। तो इस समय ध्यान रखना, कुछ वो है एक जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यहीं पे करता हूँ। चलो इधर पे एक स्प्रिंग के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। लेट ये कोई स्प्रिंग है, एक मैंने वेट लगाया इसमें, माना कि mg वेट लगाया, ठीक, जिससे कि इसमें फोर्स लगा और फोर्स से क्या हुआ, इसके साइज में चेंज हो गया। माना इसकी पहले लंबाई कुछ यहाँ तक थी, लेट पहले लंबाई इसकी यहाँ पे L थी लेट, और धीरे धीरे लंबाई क्या हो रही है इसकी, बढ़ती जा रही है, ठीक। एक वेट लगाया, क्या होगा, खींचेगा नीचे की ओर, धीरे धीरे हम वेट को बढ़ाते जाएंगे, यानी कि धीरे धीरे हम फोर्स को बढ़ाते जाएंगे। तो देखेंगे कि स्प्रिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसी को हम लोग जब ग्राफ में दिखाएंगे तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के माध्यम से वो आ जाएगा। करें तो देखिए क्या होता है। धीरे धीरे अपने वेट को क्या करते जाना है, फोर्स को बढ़ाते जाना है। तो स्टार्टिंग में जब हम इसमें फोर्स लगाएंगे, उसे बढ़ाएंगे, तो ऐसे में स्ट्रेस और स्ट्रेन बिल्कुल 45 डिग्री के अनुपात में चलेंगे। कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है। एक बिंदु तक, लेट ये बिंदु कोई है, इस बिंदु का नाम दे दो A, और इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं पहला वाला पॉइंट, प्रोपोर्शनल लिमिट तक पॉइंट A, ठीक है। वेट को बढ़ाए जाने पर जब तक कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के बिल्कुल प्रोपोर्शनल हो रहे हैं, आपका जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है उतना स्ट्रेन बढ़ रहा है, जहां तक ऐसा हो रहा है दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी कि मैं ये भी कहूंगा हुक्स लॉ को एज इट इज फॉलो किया जा रहा है। पहला पॉइंट, फोर्स को और बढ़ाया जाएगा, तो फोर्स को बढ़ाए जाने पर देखो अभी भी इसमें चेंज होगा, लेकिन अब थोड़ा सा ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो अब थोड़ा चेंज हो गया, अगर आप देखना, यानी कि अभी भी स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बट नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अभी भी प्रोपोर्शनल तो है बट हुक के लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा है। जहां तक ये चलेगा, लेट दिस पॉइंट बी, इस बी पॉइंट को बोलते हैं आपका इलास्टिक लिमिट। लिखिए, पहला प्रोपोर्शनल लिमिट, दूसरा इलास्टिक लिमिट। भाई आपको याद रखना है बस,
ये सारे 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट याद रखने हैं आपको, 5 पॉइंट आएंगे इसमें, ठीक है। पहला इलास्टिक लिमिट, ये रीजन यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का रीजन, ए से यहाँ तक का रीजन, ये रीजन इलास्टिक रीजन, सॉरी ये प्रोपोर्शनल रीजन पहला। इसे अगर नीचे बढ़ाऊंगा बी तक को, यहाँ से पूरा रीजन ये है इलास्टिक रीजन। इलास्टिसिटी का मतलब अभी भी अगर मैं इस फोर्स को हटा दूंगा तो वापस स्प्रिंग अपनी शेप को ले लेगा, ठीक है। पहला तो एकदम प्रोपोर्शनल था, अभी प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन अभी भी ये इलास्टिक जोन में है, वापस शेप को ले लेगा। और फोर्स को बढ़ाया गया और वेट बढ़ाया गया। अब फोर्स को बढ़ाए जाने पर देखो क्या होगा। अब जब फोर्स को बढ़ाया जाएगा तो हल्का सा ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ये बी से ऐसे हल्का सा आगे जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है अब, यानी लगभग ग्राफ फ्लैट हो गया है। फ्लैट का मतलब ये है स्ट्रेस के मान को बहुत कम बढ़ाए जाने पर भी स्ट्रेन का मान आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यानी अब कम फोर्स लगाने पर भी स्प्रिंग खिंचता जा रहा है आपका। जहाँ तक ऐसा खींचेगा, लास्ट में एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे आपका नंबर 3, बिल्कुल प्लास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक से बन गया प्लास्टिक, यानी कि इस रीजन में इलास्टिसिटी खत्म हो गई है। अब अगर मैं बी के बाद और फोर्स लगाऊंगा तो ये स्प्रिंग अब दोबारा वापस नहीं आएगी, बल्कि नई शेप ले लेगी। खिंच गई स्प्रिंग, अब वापस नहीं आ रही आपकी, समझ रहे हो ना। इलास्टिक से चला गया प्लास्टिक जोन में, ठीक। या रबड़ बैंड ही ले लो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। रबड़ बैंड होता है, तुम हल्का सा खींचते हो उसे, तुरंत वापस आता है शेप में, बिल्कुल प्रोपोर्शनल फॉलो कर रहा है, हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। तुमने और तेज खींचा, अभी भी वापस तो आ रहा है शेप में, लेकिन अब वो प्रोपोर्शनल फोर्स नहीं लगे आपका, अब कम फोर्स लगाने पर भी खिंच जा रहा है वो आपका। इसके बाद और फोर्स लगाने के बाद रबड़ देखा तुमने, खिंच जाता है, डी शेप हो जाता है रबड़। तो ये वाला रीजन अब आ चुका है, इस रीजन को बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। और फोर्स लगाओगे तो रबड़ पूरा ही खिंच के आपका या तो टूट जाएगा या और खिंच जाएगा आपका, या तो टूटेगा या अगर थोड़ा सा वो है फ्लेक्सिबल है कोई चीज़ तो खिंच जाएगा। ये स्प्रिंग है वो खिंचनी शुरू हो गई। अब प्लास्टिक रीजन या प्लास्टिक लिमिट का मतलब देखो, ये रीजन बी से सी के बीच, दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक रीजन, यानी कि इस रीजन में वो अपनी पुरानी शेप को वापस नहीं ले पाएगा। फोर्स को और बढ़ाया गया, देखो चौथा यील्ड पॉइंट, हल्का सा और ले लो ऐसे टी। अब की बार हल्का सा फोर्स भी अगर बढ़ा दिया तो ये लंबा खींचना शुरू हो जाएगा। अब पहले तो शेप में था अपनी, अब जैसे प्लास्टिक लिमिट को हम क्रॉस करेंगे, बस हल्का सा फोर्स देना है, ये खींचना शुरू हो गया अपने आप ही, फिर अपने आप ही खींचना शुरू हो जाएगा आपका। यानी कि अब ये टूटने की ओर क्या हो गया, अग्रसर हो गया आपका, ठीक। यील्ड पॉइंट का मतलब जस्ट अबाउट टू ब्रेक। और लास्ट में क्या होगा, पांचवा, जबकि ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक पॉइंट। यानी कि अब तुम्हें फोर्स भी नहीं लगाना, बस जब खींचना शुरू हो गया, खींचेगा थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जहां पे टूट जाएगा, लेट डी, वो बिंदु ई हो गया, दैट इज ब्रेकिंग पॉइंट। तो ये 5 पॉइंट है, या 1 2 3 कर लीजिए, या ज़्यादा अच्छा मैं ऐसे 1 2 3 की जगह मैंने ए भी ले रखा है ना, ये ए हो गया, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये डी और ये बिल्कुल सही। तो तुम्हें इनमें 5 पॉइंट याद रखने हैं। मैं भी जब चेक करता हूँ या कोई भी कॉपी चेक करेगा, इस ग्राफ में 5 पॉइंट दिखेगा तुम्हारे, लिखना तुम्हें एक लाइन का है। द फर्स्ट पॉइंट इज प्रोपोर्शनल लिमिट, द हुक्स लॉ फॉलो। क्या जाएगा, फ्रॉम पॉइंट, मगर इसमें 0 मान लूँ इस पॉइंट को, तो फ्रॉम पॉइंट 0 टू पॉइंट ए। उसके बाद आएगा पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दिस इज इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन हालांकि पूरा 0 से लेके यहाँ तक चलेगा बी तक, क्योंकि प्रोपोर्शनल भी इलास्टिक में ही आता है आपका, है ना। और उसके बाद इलास्टिक से कन्वर्ट हो जाएगा वो प्लास्टिक रीजन में, समझ लो। स्प्रिंग लो, धीरे से खींचो प्रोपोर्शनल, और खींचो इलास्टिक, और खींचो, अब नई शेप ले ली, हल्का सा फोर्स दो, वो फिर अपने आप ही खींचना शुरू हो गया, यील्ड पॉइंट। और जब टूट जाएगा तो ब्रेकिंग पॉइंट, खत्म। तो दिस, ये समझ में आया। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5 पॉइंट लिख देना, तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। हो सके इन पॉइंट्स में एक लाइन और ऐड कर देना। पहला पॉइंट ए लिखना, प्रोपोर्शनल हल्का सा एक लाइन लिख देना उसमें, तो नंबर सही मिलेंगे। तो ये तुम्हें जरूर देना है। और ये अब एक चीज़ और इसमें समझ लो, इसके आधार पर, ग्राफ के आधार पर 2 टाइप के मटेरियल होते हैं आपके। एक होता है आपका ब्रिटिल और दूसरा होता है डक्टाइल। समझिए क्या होता है इनमें अंतर। ब्रिटिल मटेरियल वो मटेरियल है जो कि, ध्यान देना यहाँ पे, इलास्टिक मटेरियल, ऐसे मटेरियल जिन्हें कि जैसे ये बी से आगे जाते हैं, यानी कि इलास्टिक में जैसे ही फोर्स को बढ़ाया जाता है तुरंत टूट जाता है आपका। यानी कि इसमें ये ग्राफ क्या होता है, बहुत लंबा नहीं होता, हल्का ग्राफ चलता है, जैसे बढ़ाएंगे तुरंत ये टूट जाएगा।
रबर बैंड कह सकते हैं। रबर बैंड क्या होता है, खींच रहा है भी खटक टूट जाता है रबर बैंड, ठीक। ये होते हैं ब्रिटल मटेरियल जो तुरंत टूट जाते हैं। दूसरे होते हैं डक्टाइल मटेरियल, यानी कि जिसके लिए कि ये रीजन या ए से लेके ई तक का रीजन क्या होता है, बहुत बड़ा रीजन होता है, वास्ट रीजन होता है। जैसे कि आपका हो गया स्टील, हो गया आपका आयरन, हो गया आपका, इस आयरन क्या होता है, खिंच जाते हैं बड़े लंबे, तो कितना भी खींच सकते हैं उनको आपका। ये क्या होते हैं, डक्टाइल मटेरियल, जिनके लिए कि ये जो ग्राफ होता है बहुत लंबा होता है, ठीक है। यानी पहले फोर्स लगाएंगे तो पहले वो कन्वर्ट करेंगे प्लास्टिक में, फिर अभी खींचने धीरे 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 टूटेंगे आपका, तो जितना खिंच जाएगा उतना वो क्या हो जाएगा, डक्टाइल हो जाएगा, ठीक है। बाकी है तो थोड़ा सा इनका यूज़ कहाँ पे होता है थोड़ा समझ लीजिएगा, सिविल वाले खास तौर पे। जैसे कि मैंने बताया था एग्जांपल, जैसे कि आपकी छत है, इस छत में लिंटर जब भी डलता है तो लिंटर में क्या होता है आपका, सीमेंट और रेत के साथ साथ सरिया भी पड़ते हैं बीच में। तो सीमेंट तो होता है मजबूती वाला, लेकिन सीमेंट क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल है एक। अगर हल्का सा ही भूकंप आ गया तो क्या हो जाएगा, छत नीचे आ जाएगी। उसको रोकने के लिए बीच में क्या डाली जाती है, सरिया डाली जाती है आपकी। सरिया और जो उसका जाल होता है आपका, उसे पूरा पैक करके जो बनाते हैं, कंक्रीट नहीं, सरिया वाला जाल, वो किस लिए होता है आपका, ताकि ये नीचे ना आ पाए। उन्हें बांध के कौन रखती है, सरिया बांध, बिकॉज देयर इज डक्टाइल मटेरियल। अगर अभी सोचो कि इस बिल्डिंग पे बहुत बड़ा पत्थर गिर जाए कहीं से ऊपर, तो सीमेंट तो गिर जाएगा, लेकिन सरिया क्या करेगी, उसे ऊपर ही रोक देगी आपका। ये होता है। तो भूकंप वगैरह जब भी आता है तो आपको जो बचाने का काम करता है, ये झड़ जाता है कहीं कुछ हिस्सा इसका, लेकिन सरिया क्या उसे पूरे रोक के रखती है आपका। तो बिकॉज एज ए डक्टाइल मटेरियल, तो जब भी कोई स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है तो दोनों मटेरियल मिक्सचर को यूज़ किया जाता है। एक बार देखो, ये क्लियर है।